प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के लोकप्रिय सदन अथवा निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसकी संरचना संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भारतीय संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन राज्यसभा के संगठन, संरचना एवं कार्य शक्तियों का अध्ययन किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। इन दो सदनों के नाम होंगे राज्यसभा तथा लोकसभा। इस तरह से भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये जनप्रतिनिधित्व सदन है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जबकि राज्यसभा का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 है और इन 552 सदस्यों का वर्गीकरण किया गया है कि राज्यों के लिए जो स्थान नियत किए गए हैं 552 में, वो 530 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 स्थान नियत किए गए हैं और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे आंग्ल भारतीय समुदाय से। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है और ये 545 सदस्य 530 तो विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए निश्चित किए गए हैं। लोकसभा भारतीय व्यवस्था का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ष मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसका कार्यकाल यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी जो इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का नियत है, लेकिन 5 वर्ष स्थायी नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से इससे पहले भी यानी समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। अब तक भारत में ऐसे 7 अवसर आए हैं जब लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया। इन 7 अवसरों में जैसे सबसे पहले है 1970 में अवसर आया। इसके बाद 1979 में 1990 में 1997 में 1999 में और 2004 में ऐसे 7 अवसरों पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया। और आपातकाल की समय या संकट काल की घोषणा के समय संसद द्वारा यानी जो संसद का कार्यकाल है 5 वर्ष का है, वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं निश्चित की गई हैं जो राज्यसभा की योग्यता के लिए निर्धारित की गई हैं। अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बस केवल इतना अंतर है, बाकी वही योग्यताएं हैं जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए नियत की गई हैं। इन योग्यताओं में जो प्रमुख योग्यताएं हैं वो ये हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो अथवा पागल न हो। तो ये योग्यताएं नियत की गई हैं। इसके अलावा 1951 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उस अधिनियम के द्वारा भी संसद के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं नियत की गई हैं। जैसे अनुसूचित जातियों से संबंधित जो सुरक्षित स्थान हैं, उन स्थानों पर केवल वे ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जो अनुसूचित जातियों के से हैं। असम की जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए नियत किए गए हैं जो असम से संबंधित जनजाति का हो, अर्थात उसी जिले के किसी एक का हो। इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों में ये प्रावधान किया गया है कि इनसे संबंधित जो सीटें आरक्षित हैं, उन सीटों पर केवल इन्हीं समुदाय के सदस्यों को उम्मीदवार खड़े होने का अधिकार होता है। मतदान कोई भी कर सकता है, किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, मतदान का अधिकार सभी को है, लेकिन उम्मीदवार होने का अधिकार केवल उन्हें दिया गया है जो इन संबंधित अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित हो। लेकिन उसमें कोई चुनाव क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि वो संबंधित चुनाव क्षेत्र का ही उसका मतदाता सूची में नाम हो। वो भारत के किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य हो सकता है। लेकिन असम के बारे में इसमें थोड़ा सा अलग प्रावधान किया गया है। असम में जनजातियों के लिए सुरक्षित जो स्थान है, उसी जनजाति का होना हो और उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। यानी जो असम है, उस असम में या तो उस क्षेत्र का जनजाति का होना चाहिए, है ना, या उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी दूसरे क्षेत्र की जनजाति का व्यक्ति असम के जनजातीय क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं हो सकता है। निर्वाचन संबंधित अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। यदि कोई अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सज़ा पाया हुआ व्यक्ति है और उसे जेल से छूटे हुए 5 वर्ष से अधिक नहीं हो गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य माना जाएगा। एक प्रावधान ये किया गया है कि उसकी हिस्सेदारी सरकार से संबंधित किसी भी ठेके में या कारखाने में नहीं होनी चाहिए। वो बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से निकाला न गया होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ अलग प्रावधान 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से किए गए हैं, जो जनजातियों से संबंधित हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निर्वाचन से संबंधित योग्यताओं के बारे में है। जहाँ तक इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है और समय से पूर्व से राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर भंग किया जा सकता है। अब तक जैसा कि पूर्व में बताया गया है, 7 बार ऐसे अवसर आए हैं जब इसको समय से पूर्व भंग किया गया। 1977, 70, 77, 79, 90, 97, 99 और 2004 में। इस संकट काल के समय में लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। ये वृद्धि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए हो सकती है। लोकसभा का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित किया जाता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं उनका प्रावधान अनुच्छेद 105 में किया गया है कि संसद के प्रत्येक
सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां वही होंगी जो कि संसद समय समय पर कानून बनाकर परिभाषित करे, और जब तक ऐसी परिभाषा नहीं की जाती है ये वैसी ही होंगी जैसे कि संविधान के प्रारंभ में अर्थात 26 जनवरी 1950 को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स उसके सदस्यों तथा समितियों की थी। तो इसके विशेषाधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद 105 के खंड 3 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद की जो सदस्य हैं उन सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्नतियाँ संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार तय की जाएंगी, लेकिन जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक वही उसके विशेषाधिकार और शक्तियाँ रहेंगी जो संविधान लागू होने के समय हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों और उनकी समितियों को प्राप्त था। तो कुछ विशेषाधिकार हैं जो अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को प्राप्त हैं। संसद में या उसकी समिति में कही हुई किसी बात पर या दिए गए मत के आधार पर किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार नहीं है। सभा के सत्र के दौरान या उसके 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, कारावास या रिहाई के संबंध में तुरंत सूचना प्राप्त करने का सदन को अधिकार दिया गया है। सदन के सदस्यों को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद सदस्यों को जूरी सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जब सदन गोपनीय बैठक के रूप में कार्य करता है तो कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है उसकी सभा कक्षों और दीर्घाओं इत्यादि में नहीं रह सकता है। तो ये कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ सदस्यों को और सदन को प्राप्त हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है और स्पीकर का चुनाव लोकसभा स्वयं करती है। अपने सदस्यों में से उसका चयन किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल वही रहता है जो लोकसभा का कार्यकाल रहता है, लेकिन मान लो यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो अगली लोकसभा का जब गठन होता है उसकी पहली बैठक से तुरंत पहले तक वो अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बहुमत के संकल्प के द्वारा अध्यक्ष को उसके पद से हटा भी सकते हैं। ये लोकसभा के सदस्यों को अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से हमने लोकसभा के संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।